हेलो एवरीवन, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना चैप्टर प्रेपोजिशन। हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? प्रेपोजिशन। अब तक हमने पढ़ा, हमने इसका पूरा कंसेप्चुअल एनालिसिस किया। कंसेप्चुअल एनालिसिस है ना, हमारा जो पार्ट 1 है, वीडियो नंबर 30, उसमें हमने इसका पूरा बेस तैयार किया था। हमने बताया था कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन यूज़ क्यों किया जाता है, ये पूरे चैप्टर का बेस है। फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशन का पार्ट 2 बनाया था, ये वीडियो नंबर 31 थी। इसमें हमने 80+ प्रेपोजिशंस को समझाया था, उनके मीनिंग, उनके आपसी डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर किए थे। उसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4, इनमें हमने किया था, ये 3rd पार्ट है और ये आपका 4th पार्ट है। ये हमने आपको बताया था इसमें कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। इन दोनों वीडियोस के माध्यम से हमने आगे का रास्ता क्लियर किया था कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन कितने रिलायबल होते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाना चाहिए। दोनों ही बहुत अच्छी वीडियोज हैं बच्चों। उसके बाद पार्ट नंबर 5, इसमें हमने एलिप्सिस बताया था आपको कि प्रेपोजिशन में एलिप्सिस किस तरह से किया जाता है और कब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन 5 के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज है निमोनिक्स। निमोनिक्स कहते हैं बच्चों याद रखने की टेक्निक। जहां निमोनिक्स की बात आती है वहां बहुत ज्यादा लॉजिक या कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, उसी तरह से बच्चों निमोनिक्स में आप बहुत ज़्यादा लॉजिक पे ध्यान ना दें। यहाँ तो बस एक कोशिश की गई है कि कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ दोहों के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से आपको कुछ प्रेपोजिशंस याद रह जाएं। और दरअसल ये जो आगे मैं दोहे करा रहा हूँ, जो पोइट्री में करा रहा हूँ, ये मैंने हाई स्कूल के बच्चों के लिए कभी तैयार किए थे, लेकिन बहुत ही फ़नी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इनसे काफ़ी चीज़ें याद रह जाती हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। और आपको कंसेप्ट बेस पे पढ़ना है, आपको इसका लॉजिक पढ़ना है, तो इन 5 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे। इसके आगे एक प्रेपोजिशन का चैप्टर और आपको मैं कराऊंगा, जिसको मैंने बोला था 50-50, है ना। इसमें मैं 50 प्रेपोजिशंस ऐसे ला रहा हूं आपके लिए जो किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, है ना। ये हम करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स दिखाता हूँ जिनसे प्रेपोजिशंस याद रह सकते हैं। दरअसल ये चैप्टर ही ऐसा है, इसे कई एंगल से पढ़ना पड़ता है, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ता है, इसमें एनालिसिस भी करना पड़ता है, इसमें प्रेपोजिशंस के मीनिंग भी समझने पड़ते हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी पढ़ना मजबूरी बन जाती है। और ये निमोनिक्स भी उसी का एक पार्ट है कि किसी तरह से हमें कुछ चीज़ें याद रह जाएं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के दोहे की तरफ। ये दिया है आपका, हंसी उड़ावे करे अचंभा, बोले खटखट गेट, घूरे कोई लगे निशाना, फौरन आवे एट। इन सभी में जो आपके सामने दे रखे हैं, हम एट का यूज़ करते हैं बेसिकली। एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, मैंने अभी कहा है पहले भी, फिर बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके बाद कोई और प्रेपोजिशन किसी कंडीशन में नहीं आता, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदलते ही, सिचुएशन बदलते ही प्रेपोजिशन बदल जाती है, पहली बात। और ऐसा भी नहीं है कि ये एट इनके अलावा और कहीं नहीं आता। मैं तो बस एक ट्रिक लेकर आया हूं आपके सामने कि कुछ वर्ड्स बड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और उनमें कुछ और पेच हैं, कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उनको भी साथ के साथ मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखिए, पहला है लाफ, मोक। लाफ मानी, इन सब का मतलब है हंसी उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी पर तंज मारना, किसी पर ताना मारना, है ना, किसी को अपमानित करने की दृष्टि से उसकी हंसी बनाना। लाफ, मोक दोनों का मतलब हंसी उड़ाना है। जियर, स्नीयर, जायव, इन तीनों का मतलब भी वही है, किसी पर तंज मारना, किसी को ताना देना, किसी की हंसी उड़ाना। इन सब के बाद आप एट का यूज करते हैं। इस्माइल के ऊपर मैंने एक स्टार लगा रखा है, स्टार ये ऊपर लगा हो तो समझ जाइए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। यहां पर कुछ समझने वाली बात है। देखिए, एक तो ये होता है सीधे सीधे कि वह मुझे देखकर मुस्कुराया,
ही स्माइल्ड एट मी। आप यहां पर बड़े अच्छे से कहते हैं ही स्माइल्ड एट मी, वो मुझे देखकर मुस्कुराया। लेकिन एक होता है फॉर्च्यून स्माइल्ड ऑन हिम। यहां स्माइल का मतलब हंसना नहीं है, ये तो हुआ आपका वह मुझे देखकर मुस्कुराया, सिंपली फिजिकली। लेकिन इसका मतलब होता है स्माइल ऑन का मेहरबान होना। भाग्य उस पर मेहरबान था, समय उस पर मेहरबान था, जीत उस पर मेहरबान थी, विजय उस पर मेहरबान थी। इस तरह से अगर दिया है तो आप स्माइल ऑन का प्रयोग करते हैं, फॉर्च्यून स्माइल्ड ऑन हिम। इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। और जनरली जो मुस्कुराहट होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति को देखकर मुस्कुराता है तो आप एट का ही यूज करते हैं। ये दोनों के बीच डिफरेंस है। इसके बाद आते हैं आपके सरप्राइज्ड, वंडर्ड, एस्टोनिश्ड, बेविल्डर्ड, अमेज्ड, शॉक्ड। और भी कई सारे वर्ड्स हैं, इन सब का मतलब है अचंभित। मैंने ये थर्ड फॉर्म में क्यों लिख रखे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। जैसे सेंटेंस है हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चों, वो है आपका एक्टिव वॉइस में। ऐसी कंडीशन में इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। एट कब लगाएंगे, जब इसका पैसिव आप बनाएंगे। आई वॉज सरप्राइज्ड। अब आप कहेंगे भाई पैसिव वॉइस में तो बाई लगता है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इनके बाद भी आप बाई लगा देख सकते हैं कहीं, लेकिन देखिए हमारा ये जो चैनल है वो स्पेशली कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है। हम एक लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं और वो किस तरह के आंसर चाहते हैं, क्योंकि हमें नंबर लेना है भाई, हमें किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेफर किया जाता है इन सभी वर्ड्स के बाद कि ये पैसिव वॉइस में हो तो आप इनके बाद बाई ना लगाएं, आप यहां पर एट लगाएं। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां पर बाई नहीं आ सकता। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो यहां पर एट भी ठीक है और बाई भी ठीक है, लेकिन एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है वो इनके बाद आपसे इसी की उम्मीद रखते हैं कि आप इनके बाद एट लगाएं। तो जब ये पैसिव फॉर्म में हो तो सरप्राइज्ड एट, वंडर्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, बेविल्डर्ड एट, अमेज्ड एट, शॉक्ड एट। ठीक है जी। हंसी उड़ावे करे अचंभा, बोले खटखट गेट। नोक का मतलब है खटखटाना, कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। somebody is knocking at the door। बहुत इजी है, आप जानते हैं। नोकिंग ऑन द डोर नहीं बोलते, नोकिंग एट द गेट, नोकिंग एट द डोर। ठीक है। उसके बाद हैं आपके लुक, गेज, स्टेयर। हंसी उड़ावे, करे अचंभा, बोले खटखट गेट। फिर आता है घूरे कोई, लुक, गेज, स्टेयर। इनका मतलब जब घूरने से हो, इनका मतलब जब घूरना हो तो इनके बाद आप एट लगाते हैं। वैसे लुक फॉर भी होता है, लुक फॉर होता है ढूंढना, लुक इनटू होता है जांच पड़ताल करना, लुक डाउन अपॉन समवन ये होता है हिकारत की दृष्टि से देखना, किसी को नीचा समझना, है ना। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे घूरने के सेंस में यूज कर रहे हैं। व्हाई आर यू गेजिंग एट मी, तो मुझे क्यों घूर रहे हो, है ना। गेज, स्टेयर। तो जब घूरने की बात होती है तो आप जनरली एट लगाते हैं। तो हंसी उड़ावे, करे अचंभा, बोले खटखट गेट, घूरे कोई, लगे निशाना, एम एट एंड पॉइंट एट। पॉइंट के बारे में एक चीज और याद रखेंगे, पॉइंट के बाद टू भी आता है, पॉइंट के बाद एट भी आता है। ठीक है। जब आप जनरली किसी की तरफ ऐसे इशारा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कुछ लिख रखा है और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपने ये तो लिखा ही नहीं, तब मैं कहूं ये लिखा हुआ तो है, आई पॉइंटेड टू दिस, है ना। लेकिन पॉइंट एट कब लगाते हैं, जब आप कुछ ऑफेंसिव तरीके से किसी की तरफ उंगली उठाते हैं, है ना। किसी को चाहे तो अपमानित करने के लिए, चाहे उस पर शक करने के लिए, संदेह करने के लिए। तो एम का हम ऐसे कह सकते हैं
कि शिकारी ने शेर का निशाना लगाया और गोली चला दी। द हंटर एम्ड एट द लाइन एंड शॉट फायर। एम्ड एट द लाइन, और पॉइंट का आप ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे ने कातिल की ओर इशारा कर दिया। द चाइल्ड पॉइंटेड एट द मर्डरर, है ना। अभी देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इन सेंटेंसेस को। ये 14 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है दे मोक्ड एट हिज प्रोनंसिएशन। उन्होंने उसके प्रोनंसिएशन की, उसके उच्चारण की हंसी उड़ाई। अक्सर होता है कहीं बाहर का व्यक्ति आपके यहाँ आ जाता है, उसका बोलने का तरीका कुछ और होता है, आप लोग हंसते हैं कि ये कैसे बोल रहा है। तो दे मोक्ड एट हिज प्रोनंसिएशन, हंसी उड़ावे। द्रौपदी स्नियर्ड एट दुर्योधन। द्रौपदी ने दुर्योधन की हंसी उड़ाई थी इन द कोर्ट, राजसभा में। डोंट जियर एट द डिफॉर्मिटीज ऑफ अदर्स। दूसरों की डिफॉर्मिटीज की, दूसरों की विकृति की, शारीरिक विकृति की, किसी के कमियों की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, हंसी मत उड़ाओ। अगला है इस्माइल का, जो मैंने आपको बताया था। इसमें तो आएगा शी स्माइल्ड एट मी, वह मुझे देखकर मुस्कुराई। और यहां पर विक्ट्री स्माइल्ड ऑन देम, जीत उन पर मेहरबान थी। मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखना, ये जो इस्तेमाल होता है वो मेहरबान होने के लिए होता है, और वैसे इस्माइल एट का ही यूज होता है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर अनएकस्टम्ड साइलेंस। हमेशा बोलती रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी, लेकिन आज वो बड़ी खामोश थी। उसकी इस असाधारण खामोशी पर मैं चकित था। तो ये पैसिव फॉर्म है और यहां पर आपने एट लगाया है। इसका अगर एक्टिव होता तो क्या होता? हर अनएकस्टम्ड साइलेंस सरप्राइज्ड मी, फिर उसके बाद एट नहीं आता, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। ही वंडर्ड एट हिज ओन स्टूपिडिटी। उसे ताज्जुब हो रहा था अपनी खुद की बेवकूफ़ी पर। ही वंडर्ड एट हिज ओन स्टूपिडिटी। द डॉक्टर वर एस्टोनिश्ड एट द स्पीड ऑफ हिज रिकवरी। वो इतनी तेजी से ठीक हो रहा था, डॉक्टरों को भी ताज्जुब हो रहा था। तो हंसी उड़ावे, करे अचंभा, बोले खटखट गेट, somebody knocked at the door, किसी ने दरवाजा खटखटाया। फिर उसके बाद क्या है? बोले खटखट गेट, घूरे कोई, घूरे कोई। Why are all staring at us? सभी लोग हमें क्यों घूर रहे हैं? Look at the whiteboard, बोर्ड की तरफ देखो। Look at the whiteboard. I hate being gazed at, मुझे घूरा जाना पसंद नहीं है। इसका अगर एक्टिव वॉइस होता तो होता आई हेट पीपल गेजिंग एट मी, है ना, मुझे पसंद नहीं लोग मुझे घूरे। पैसिव में दे दिया है मैंने, आई हेट बीइंग गेज्ड एट। यहां पर मी जो है ना होते हुए भी है, इंप्लाइड है। 13वां है लगे निशाना। द चाइल्ड पॉइंटेड एट द क्रिमिनल, बच्चे ने क्रिमिनल की ओर उंगली उठा दी। ही ऑलवेज एम्स एट हार्मिंग अदर्स, वह हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ताक में, फिराक में रहता है। तो एम्स एट। तो ये हो गया आपका हंसी उड़ावे, करे अचंभा, बोले खटखट गेट, घूरे कोई, लगे निशाना, फौरन आवे एट। तो बच्चों ये था आपका आज का पहला दोहा। दूसरा जल्द ही लेके आते हैं।